बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका होस्ट रियाज गुल। नाजरीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से कोई जुड़ा कोई मसला हो या आप लॉ के बारे में कोई अपडेट मांगना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको कोई डिटेल एडवाइस चाहिए या आपका जो केस है वो कोर्ट में या होम ऑफिस में पेंडिंग है, तो फिर मेरी आपको एडवाइस होगी कि प्लीज़ आप या हमें ईमेल कर लें या ऑफिस में विज़िट कर लें, ताकि तमाम पेपर को देखते हुए एक हम बेहतर आपको एडवाइस कर सकें। कुछ लोगों का जो इस वक्त स्पेशल आज 29 दिसंबर है, ब्रेग्ज़िट बड़ा इशू है, और उसके बाद जो यूरोपियन नेशनल यहाँ पे रह रहे हैं या वो अपने डिपेंडेंट यहाँ पे रह रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने अपने तमाम जो पिछले प्रोग्राम्स में काफ़ी दफ़ा अपडेट किया है कि जो लोग यूरोपियन यूके के अंदर रह रहे हैं उनके ऊपर सिर्फ एक कंडीशन है कि वो बाय द 31 दिसंबर तक, जो कि 2 दिन रह गए हैं, तब तक अपने आप को प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा लें। लेकिन उनके पास राइट है कि बाय द 30 जून 2021 फर्दर 6 मंथ और उनके पास टाइम होगा कि अगर वो अपने फैमिली को बुलाना चाहें, वो यहाँ पे हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं लीव टू रिमेन। और अगर वो फॉरेन से अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटर एज ए डिपेंडेंट ऑफ द सेटल एज ए यूरोपियन सेटल इन द यूके, वो उनके बेस के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। बहुत सिंपल लफ्ज़ों में बोलता हूँ कि जितने भी यूरोपियन हैं उनके पास अपने आप को सेटलमेंट स्कीम के अंदर रजिस्टर की जो डेट थी वो 31 दिसंबर है। लेकिन अगर उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर को, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को, उन्होंने यहाँ से लीव टू रिमेन यहाँ पे अप्लाई करनी है या फ़ौरन से वीज़ा लेके आना है, दोनों सूरतों में उनके पास टाइम है कि वो 30 जून तक अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। या जिन लोगों की एप्लीकेशन पेंडिंग है तब भी, या अगर अनफॉर्चुनेटली एप्लीकेशन डाल दी है वो रिफ्यूज़ हो जाती है तो उनको अपीलर का राइट होगा और वो उसको अपील को के प्रोसेस को या उसको चैलेंज कर सकते हैं इमिग्रेशन फीस के डिसीजन को। इसलिए कीप इन माइंड जो यूरोपियन वाला मसला था, और जो बात है स्किल्ड वर्कर की या 1 जनवरी के बाद क्या लॉ आएंगे, ये हम अपने फर्दर प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेते हैं आज की फर्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो मैडम, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम मुगी साहब, मुझे आपसे पूछना है। मेरी दोस्त है तो उनकी बेटी यहाँ बॉर्न हुई थी, अभी वो छोटी थी तो उनके हस्बैंड ने उनके नहीं बनी तो उनको पीछे छोड़ के आ गए। राइट। और अब उनकी बेटी जो है 16, वो चाह रही है कि यहाँ आना। तो उन्होंने मतलब हस्बैंड ने कहा कि जी खुद से आ सकते हो तो आ जाओ, वो कोऑपरेटिव नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से उन्होंने अप्लाई किया तो उन्होंने नहीं दिया उनको पासपोर्ट। तो अब वो चाह रही है आना, तो वो किस तरह से आ सकती है? बच्ची तो ओके, बेटी जो है वो पैदा कहाँ पे हुई थी? यूके में या जी? आउट ऑफ द कंट्री? सॉरी, बेटी पैदा कहाँ पे हुई थी उनकी? जी बेटी यहाँ यहीं लंदन में ही पैदा हुई थी और अभी पाकिस्तान में रह रही है। वो माँ बेटी दोनों रह रही हैं और वो यहाँ आना चाह रही हैं। तो किस तरह से आ सकती हैं? कि कोई है कि वो, लेकिन हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है, डाइवोर्स उनको दी नहीं है उन्होंने। ठीक 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 ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए राइट, मैं आपको लॉ बताता हूँ लॉ क्या कहता है, लेकिन आप उसके बाद डिसीजन जो आपका या आपकी फैमिली का या आपके दोस्त जो है उनका होगा। लॉ के मुताबिक ये है कि अगर वन ऑफ द पेरेंट इज़ अ ब्रिटिश नेशनल और उसके बाद बच्चा पैदा होता है, उस वक़्त वेदर वो यूके में पैदा हो या आउट ऑफ द कंट्री उसकी बर्थ होती है बच्चे की, तो उसके पास राइट है कि वो ब्रिटिश पासपोर्ट की एप्लीकेशन करे और ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करे। बट उसकी जो सबसे मेन जो कंडीशन है या प्रिंसिपल है वो ये है कि आपने साबित करना है बच्चे ने या बच्चे के रिप्रेजेंटेटिव ने या उसके पेरेंट्स ने कि एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड द वन ऑफ द पेरेंट्स वाज अ ब्रिटिश एंड इज़ अ ब्रिटिश। अब उसके लिए ऑफ कोर्स आपको उसके जो बच्ची का जो फादर उसका पासपोर्ट चाहिए होगा, उसके पासपोर्ट की डिटेल चाहिए होगी,
और सेकंड ये कि ही इज़ द बायोलॉजिकल फादर ऑफ द चाइल्ड। ये दो चीज़ें अगर साबित करते हैं तो उसका पासपोर्ट बन जाएगा। अगर अनफॉर्चुनेटली आप कहते हैं कि वो कोऑपरेटिव नहीं है या वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा और सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर अनफॉर्चुनेटली केस काफ़ी वीक होगा। आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल, लेकिन मैं समझता हूँ इज़ वेरी वीक केस। रीज़न कि अगर इस सूरत में आपके पास ऑप्शन क्या बचती है, आप एप्लीकेशन करते हो, डिटेल देते हो कि ये मेरा फादर है, अब होम ऑफिस वाले इसको क्वेरी करते हैं। नंबर 1 वो सपोर्ट नहीं कर रहा, नंबर 2 वो स्पॉन्सर नहीं कर रहा, नंबर 3 वो अपनी डिटेल नहीं दे रहा और कोई आपके पास प्रूफ नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली फिर जब वो वेदर फर्दर क्वेरी करेंगे तो वहाँ पे हम स्टक हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उनको एक एफिडेविट बना के देते हो, एप्लीकेशन बनाते हो कि ये हमारे सर्कमस्टांसेस है, उसने सपोर्ट नहीं किया। अब सवाल आएगा कि क्या अगर फादर उसको स्पॉन्सर नहीं कर रहा, देन हाउ द इमिग्रेशन ऑफिसर कैन ग्रांट द वीज़ा, या उसको दोनों सूरतों में वीज़ा हो या पासपोर्ट हो, दोनों सूरतों में अनफॉर्चुनेटली फादर की नॉट ओनली कंसेंट बल्कि उसकी सपोर्ट, ऑन टॉप ऑफ दैट उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, नंबर 1 कि वो ब्रिटिश नेशनल है, नंबर 2 द टाइम ऑफ द चाइल्ड ही हैज़ ब्रिटिश नेशनलिटी, एंड नंबर 3 ही इज़ द बायोलॉजिकल फादर ऑफ द चाइल्ड। ये तीनों चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर वो सपोर्ट नहीं करता, ऑफ कोर्स जैसे उसने कहा कि अगर आप खुद आप आना चाहते हैं तो यस, अगर बच्ची स्टूडेंट आना चाहती है, किसी और कैटेगरी में आना चाहती है तो शायद पॉसिबल है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इन बिल्कुल कोई कोऑपरेशन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो क्या वो वीज़ा या पासपोर्ट अप्लाई करेगी? करने में हर्ज नहीं है, लेकिन चांसेस अनफॉर्चुनेटली वेरी स्लिम है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए सर। हाँ जी सर, मैं रियाज सर से बात करनी थी। मेरे भाई आप लाइव हैं, रियाज गुल बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए सर। हेलो सर, हाँ जी सलाम, कैसे ठीक हो? ठीक, आप टीवी बंद कर दें, फ़ोन पे बात करें प्लीज़। ओके सर। सर मैंने पूछना था, जो मेरी वाइफ है वो यूरोपियन सिटीजन है, इधर लंदन में रह रहे हैं वो। राइट। उन्होंने प्री सेटलमेंट अप्लाई किया हुआ है। हम्म। उन्होंने इंडिया से अपने सास ससुर और अपनी सिस्टर को बुलाना है, वो बुला सकते हैं? अगेन यस, कि जो यूरोपियन नेशनल हैं उनके पास टाइम है बाय द 31 ऑफ दिसंबर तक उन्होंने अपने आप को यहाँ पे प्री सेटलमेंट स्कीम के तहत, या अगर वो क्वालिफाइड करते हैं 5 साल पूरे हो गए तो सेटलमेंट स्कीम के तहत अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करवाना है। आपकी वाइफ ने अप्लाई कर दिया, वेट कर रही हैं कि डिसीजन कब आएगा, ठीक है वेट कर लें, महीने में नॉर्मली उम्मीद है कि 4 to 6 वीक में आपको कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपको प्री सेटलमेंट ग्रांट हो गया। अब आपके पास राइट है बाय द 30th of June 2021 कि अगर वो उन पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स माँ बाप हैं उन पर डिपेंडेंट होंगे, आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है और तमाम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिक्वायर्ड हैं अगर पूरी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपके पास राइट है और आपकी मिसेज़ के पास राइट है कि वो अपने पेरेंट्स को बुला सकती है। आप इसलिए चाहिए कि वेट करें जब आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाए कि आपका सेटलमेंट स्कीम के तहत आपको उन्होंने रजिस्टर कर लिया, और उसके बाद आपके पास राइट है, आप उनकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी जी फरमाइए सर, आप लाइव हैं, आपका सवाल क्या? जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरे छोटे 3 क्वेश्चन हैं। Please. एक, मैंने फैमिली का इंडेफिनिट अप्लाई करना है 21 मार्च 2021 मार्च को वो लोग उनके 5 years कंप्लीट होते हैं Right. 4th of मार्च को। पहला क्वेश्चन ये है कि आया मैं जो 28 दिन पहले का है पॉलिसी में अप्लाई कर सकता हूँ? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटा जो है वो अब 23 साल का है, तो पाकिस्तान से जब वो आया था तो 5 साल पहले 18 साल उसकी उम्र थी। थर्ड तो क्वेश्चन, जो सवाल first समझ visa गए, सवाल समझ गया। थर्ड क्वेश्चन जी, थर्ड क्वेश्चन ये है कि आया कोई प्रीमियम सर्विस अभी है अगर हम इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं? आप तो मुझे बताएं कि premium 5 सर्विस- साल आपकी वाइफ को और बच्चों को हो रहे हैं मार्च की 30 तारीख को, और वीज़ा उनके पास जुलाई तक है। जी 4th of मार्च 2021 को 5 साल पूरे होंगे और वीजा है 28 मई 2021 तक का। मेरे ख्याल में अगर मैं गलत ना हूं तो बिल्कुल मैं आपको पहले 2 दफ़ा आंसर कर चुका हूं,
और या बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था तो मैंने आंसर किया है, बट जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन दोबारा फिर रिपीट करता हूँ सेम आंसर को। 28 डेज़ तब अप्लाई होते हैं जब आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा हो और आपके 5 साल पूरे हो रहे हों। आप 28 डेज़ पहले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वीज़ा हो तो आपको पूरे 5 साल अप्लाई करने के बाद अप्लाई करना चाहिए। अब आपके केस में क्या है कि 5 मार्च को वो यूके में इंटर हुई थी, आप उनको 5 जो भी, अगर मार्च की 20 है या 5 मार्च जो भी डेट लिखा लें, जिस डेट को इंटर हुई थी, अगर उस वक्त आपके पास वीज़ा है और मुझे बता रहे हैं कि उसके बाद भी आपके पास 6-8 वीक का वीज़ा है या 4 वीक का, तो आपको क्या चाहिए कि पूरे 5 साल पूरे करने के वेरी नेक्स्ट डे एप्लीकेशन करनी चाहिए। 2 रीज़न्स। नंबर 1, आपके पास वीज़ा है, 28 डेज से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर 28 डेज़ पहले करोगे तो कोई इशू नहीं आने वाला। नंबर 2 ये है कि लॉ ये कहता है कि यू ओनली कैन मेक द एप्लीकेशन फॉर द सेटलमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 ईयर्स। जो 28 दिन की एग्जाम्पशन आती है वो सिर्फ ओनली उस पर आती है कि जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा होता हो। 28 दिन वेट करना बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन कर दें अनफॉर्चुनेटली, और आगे से जो हमारा कोई ऑनरेबल वीज़ा ऑफिसर बैठा हो और वो अगर वो टिक बॉक्स करना शुरू कर देगा, तो अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो आपकी फ़ीस कम से कम 2300 पाउंड ईच पर्सन की फ़ीस है, और फिर वो उसका कोई प्रॉब्लम आएगा। तो मेरे ख्याल में अगर तो कोई साल का गैप होता, 2 साल का होता तो बोलते कोई बात नहीं, रिस्क ले लें। कोई 200-400 पाउंड की बात होती है तो कहते रिस्क ले लें। अब यहाँ देखा जाए कंपेयर टू 28 डेज़, ऑन अदर हैंड कि आप रिस्क ले रहे हो 2300 पाउंड का, मैं शायद समझता हूँ ये वाइस डिसीजन नहीं होगा। नंबर 2, आपका बेटा जब आया था वो अंडर 18 था, उसको एज ए स्पाउस वीज़ा मिल गया, बेशक उसकी एज ओवर 18 हो गया है, तब भी वो डिपेंडेंट ही कंसिडर होगा। अपने 5 साल पूरे करते हुए उसके पास राइट है कि वो अपनी एप्लीकेशन करे, लेकिन बस इसको एक कंडीशन बढ़ गई है उसके लिए कि उसको भी लाइफ इन यूके एंड B1 पास करना पड़ेगा और उसकी एप्लीकेशन इंडेफिनिट की जाएगी। 3rd क्वेश्चन था कि क्या प्रीमियम सर्विस है कि नहीं। आज के दिन नहीं है, कोविड-19 की वजह से उन्होंने बिल्कुल ये प्रीमियम सर्विस जो थी वो ख़त्म है, लेकिन आपको अभी पेपर पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अल्लाह करे अगर हालात ऐसे हुए कि ये कोविड-19 से अगर हमें छुटकारा इंशाल्लाह 2021 में जब मिल जाएगा, अगर वो हालात हुए और होम ऑफिस ने अलाउ किया तो यस, बट आज के दिन जो प्रीमियम सर्विस है वो इन सर्विस नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी मेरे 2 क्वेश्चन ने प्लीज़। ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੀਵ ਲੱਭੀ ਹੈ 2012 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ। ਠੀਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਾ ਯੂਕੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना, ओदा के तरीकाकार, ओदे वास्ते सानू क्या चीज़ चाहिए। ठीक, बड़ी मेहरबानी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा और बड़ा शॉर्ट, थैंक यू। ऐसे सवाल होना चाहिए। आप 2022 में क्वालिफाइड करते हो कि आपके 10 साल लीगल यूके में होंगे, 22 में जून में अप्लाई करें, इंडेफिनिट मिल जाएगा। इंडेफिनिट के 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपके पास राइट है कि आप नेशनलिटी अप्लाई करें। आपके ऊपर 2 कंडीशंस हैं, इंडेफिनिट के टाइम भी और नेशनलिटी के टाइम भी। इंडेफिनिट के टाइम या नेशनलिटी के टाइम आपने दोनों सूरतों में और दोनों टाइम आपने लाइफ इन यूके B1 2 एग्ज़ाम पास करने हैं, और नंबर 2 ये है कि आपने जो फ़ीस वगैरह लगाओगे। सिर्फ फ़र्क इतना आता है कि अगर आप इंडेफिनिट अप्लाई करते हो तो आपको 10 साल पूरे करते हुए मिल जाएगा, लेकिन जब आप नेशनलिटी अप्लाई करते हो तो उस वक्त आप पे एक कंडीशन, वो सेकंड जो कंडीशन थी अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश के, वो ये है कि आपका जो करैक्टर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई काउंटी कोर्ट जजमेंट, किसी किस्म का पुलिस रिकॉर्ड या इवन कि आपके ख़िलाफ़ रोड ट्रैफिक ऑफेंस ना हुआ तो आप क्वालिफाइड करेंगे। लेकिन अगर आपके ख़िलाफ़ अनफॉर्चुनेटली कोई रोड ट्रैफिक के 3 पॉइंट भी लगते हैं तो तभी फिर आपकी जो नेशनलिटी है इंडेफिनिट तो मिल जाएगा, लेकिन आपकी नेशनलिटी के लिए फिर 3 साल का आपको वेट करना पड़ता है। अगर आपकी हिस्ट्री नीट एंड क्लीन हुई, इंग्लिश आपने पास कर ली, तो आपके लिए नेशनलिटी का कोई इशू नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो, प्लीज़ आप लाइव हैं, आप टीवी को बंद करें और प्लीज़ फ़ोन पे बात करें। जी फरमाइए। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेलो जी, आवाज़ आ रही है? मुझे आवाज़ आ रही है, प्लीज़ कैरी ऑन। तो मैं आया था 2012 में 1 मार्च को ना, तो 2 साल के बाद मेरी एक्सटेंशन हुई भी, तो फिर उसके बाद 2 साल एक्सटेंशन हुई। तो फिर उन्होंने मुझे वीज़ा जो दिया वो ह्यूमन राइट्स पे दे दिया। तो पता नहीं उसकी वजह ये थी कि आपका जो है ना वो पैसे पूरे नहीं है 18,000। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। अभी मैं लाइफ इन द यूके पास मैंने कर लिया। तो क्या मुझे 10 साल पूरे करने पड़ेंगे या क्या कुछ सिस्टम है? प्लीज ये पूछना आप था मेरी जान आपसे। 2012 में स्पाउस वीज़े पे आए थे, जी जी, स्पोर्ट्स वीजे पर आया था। फिर आपने 5 साल पूरे किए थे, जी जी, और जब एक्सटेंशन की तो आपके पास क्या नहीं था? पैसे पूरे नहीं थे, क्या पूरा नहीं था? वो ये पैसे पूरे भी नहीं थे और लाइफ में यूके टेस्ट भी नहीं था। तो आपको उन्होंने 10 साल की बेस पे डाल दिया, राइट? जी जी हाँ, अगर देखें लॉ ये कहता है कि जो लोग यहाँ पे स्पाउस वीज़े पे आते हैं उन्होंने जी ये जी सारी जो कंडीशन है, मेनली कि आपकी इनकम 18,600 हो, आपने इंग्लिश जी जी पास की है, जो भी रिक्वायर्ड होती है, जैसे वीज़ा अप्लाई करते हो इनिशियल तो आपको A1 चाहिए, यहाँ पे एक्सटेंशन टाइम आपको A2 चाहिए, और इंडेफिनिट के टाइम आपको B1 चाहिए। तो ये इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये है कि आपने 5 साल पूरे किए। अगर तो तमाम कंडीशंस आप पूरी कर रहे हुए हो तो फिर तो आपको वीज़ा मिल जाता है अंडर द इमिग्रेशन रूल्स। लेकिन मेरे ख्याल में लगता है कि आपको, क्योंकि आपकी इनकम पूरी नहीं हो रही थी, इंग्लिश नहीं थी, तब उन्होंने आपको डिस्कशन लीव दे दी है, तो आपको टोटल यहाँ पे फिर 10 साल पूरे करने पड़ेंगे। अब 10 साल का मतलब ये नहीं कि 10 साल के बाद आपको इंग्लिश नहीं रिक्वायर्ड। सो मेक श्योर करें कि जब आप 2022 में अप्लाई करोगे इंडेफिनिट 10 साल पूरे करते हुए, तो तब भी आपको लाइफ इन यूके एंड B1 पास करना मस्ट है आपके लिए। ऑफ कोर्स कि शायद उस वक्त आपको ऑफ कोर्स कि आपके लिए इनकम रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आपके 25,000 आपकी होनी चाहिए या 18,000 होनी चाहिए, लेकिन जो आपका रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की वो आपको मीट करनी होगी। तो इसलिए अभी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, 10 साल पूरे करते हुए अपना इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए सर। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। मेरा नाम ससी मैंने पता करना था भी मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, राइट। तो उन्होंने जो डेडलाइन दी है वो 31 की दी है, तो मेरी 22 दिसंबर की डेट थी वो पुर्तगाल जाने की। अभी फ्लाइटें तो चल नहीं रही, फिर वो मैंने कैंसिल की, उन्होंने मेरे को 30 दी, वो भी कैंसिल करनी पड़ी। अभी उन्होंने मेरे को 6 जनवरी दी है, तो किन्होंने वो दी है? हमारे लिए पुर्तगाल वालों ने या यूके वालों ने? पुर्तगाल वालों ने। अब आप यूके छोड़ के जा रहे हो, वहाँ सेटल हो रहे हो? हाँ जी, उधर जाना है, मैंने फिर अपनी सिस्टर को लेके आना है ना उधर ठीक। इंडिया से। तो मेरा फायदेमंद होगा अगर मैं उधर जाऊंगा तो, यो क्योंकि इन्होंने डेडलाइन 31 दिसंबर रखी हुई है ना। ठीक, आप बड़े बोले बादशाह हैं। देखिए, आप डिसाइड ये करें पहले कि आपने फ्यूचर में यूके में रहना है या आपने यहाँ से मूव करके यूरोप में रहना है। अगर तो आपने यूके में रहना है तो फिर अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये तो अनरीज़नेबल हैं और ये प्रैक्टिकली भी ठीक नहीं, क्योंकि ये तो जो यूरोपियन लॉ है, या जो लोग यूके से यूरोप से यूके में सेटल हो रहे हैं या यूके वाले यूरोप में सेटल हो रहे हैं, वो इस इंटेंशन से हो रहे हैं कि वो समझते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि हम यूरोप में चला जाएं या हम पुर्तगाल में जाके सेटल हो जाएं। अगर तो ये रीज़न है तो आपको जाना चाहिए कि आप सेटल होना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने जाना, वापस आ जाना है, फिर आई थिंक इट्स नॉट आइडियल टाइम, और प्रैक्टिकली भी ये इसकी लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता। तो आपको मेरे ख्याल में मेक श्योर करें कि आप किसी वकील से मशवरा कर लें, ताकि ये ना हो कि आप कुछ गेन करते हुए कुछ ज़्यादा लूज़ करके बैठ जाएँ। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी सर। जी सर, आप लाइव हैं, व्हाट्स योर क्वेश्चन?
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम मेरे भाई। रियाज भाई मुझे पूछना था, हमारे एक कोलीग हैं, उन्होंने असाइलम पे थे यूके में, राइट। तो 8 साल के बाद होम ऑफिस ने उनको एक वीजा दिया, आउट ऑफ इमिग्रेशन वीजा है। तो इतनी ज्यादा डिटेल बताई नहीं है उस वीजे में, कि बस इतना बताया है कि 2.5 साल के बाद आपको एक्सटेंड करवाना है, और इसकी टर्म्स कंडीशन कुछ नहीं बताई, और एक जगह बीच में लिखा है आप यूनाइटेड किंगडम। मुझे समझ लगी, सवाल क्या आपका? सवाल क्या? उनको सर पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और वो कौन से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे? अपना पासपोर्ट दोबारा पाकिस्तानी ले सकते हैं या वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी उसमें नहीं लिखा। ठीक, मैं समझ गया। आप टीवी पे आंसर सुने। सबसे पहले मेरे भाई सुने, सवाल ये है कि आपने 7 साल पहले कहा कि मेरी लाइफ को ख़तरा है, आई एम गोना बी परसिक्यूट, या मेरी फियर ऑफ लाइफ है इन पाकिस्तान या अपने होम कंट्री। अब उन्होंने उसको कंसिडर करते हुए आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया 10 साल की बेस पे, आपको रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया, बट जो आपका बेसिक क्लेम है वो तो असाइलम था। फिर उन्होंने साथ साथ कंसिडर किया कि आप यूके में रह रहे हो, बच्चे आपके साथ टाइम गुजार लिया, उसको वीज़ा भी देख कंसिडर कर लिया। लेकिन आज आप कहते हो कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगा, वापस आऊँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वापस आओगे तो एयरपोर्ट पर सवाल पूछा जाएगा कि 8 साल पहले आपने कहा था कि मेरी लाइफ को ख़तरा है, अब आप हो के वापस आ गए, अब तो सेफ़ हो वहाँ से। तो पहला सवाल तो ये कि क्या आपको ख़तरा था कि बस आपने वैसे क्लेम किया? अगर नहीं था तो जो क्लेम था वो आपका स्ट्रॉन्ग नुकसान करेगा आपको। मेरे ख्याल में इन सूरत हाल में अनफॉर्चुनेटली कोई तुक नहीं बनता कि आप अपने होम कंट्री को विज़िट करें। और फिर सेकंड सवाल आता है कि आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। अगेन अगर आपने करना नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं, वरना अदरवाइज़ आप चाहते हो कि नहीं मैंने लेना ही रिस्क लेना है, तो फिर ऑफ कोर्स आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। रीज़न बताएं क्यों जाना चाहते हो, आपको बताएं, फिर आपके जो होम जो एम्बेसी है वो क्यों नहीं बना रही पासपोर्ट अपने, आपको वो लेटर दिखाना पड़ेगा कि मैं गया था एम्बेसी ने मुझे पासपोर्ट नहीं दिया, लिहाजा मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया जाए, मैं इस पर्पज़ के लिए जाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आइडियली अगर बंदा असाइलम क्लेम करे, रिगार्डलेस उसको वीज़ा बाद में ह्यूमर्स में मिले, उसके लिए होम कंट्री में विज़िट करना कोई आइडियल या कोई सेंसिबली अच्छी चीज़ नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो मैडम, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी पहले तो थैंक यू सो मच, आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है, थैंक यू वंस अगेन। बहुत शुक्रिया फॉर एप्रिसिएशन। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 10 साल पूरे हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ यूके में, राइट। और मेरे सारा लॉफुली है, मैं स्टूडेंट वीजा पे आई थी, मैंने सब कुछ किया, मेरा पीएचडी भी कंप्लीट हो गया है, और मैंने कोई इमिग्रेशन रूल ब्रीच नहीं किया है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि 2016 में जब मेरा वीजा एक्सपायर हुआ था तो मैं वापस गई थी, एंड देन मैंने विद इन 5 months नया वीजा अप्लाई किया विच वाज स्टूडेंट विजिटर वीजा, और मैं उस पर वापस आई थी, एंड देन यहाँ आके मुझे एक और लीव टू रिमेन मिल गया। तो मुझे सिर्फ कंफ्यूजन ये है कि वो जो 5 months के बाद जो मैं वापस आई थी, और जब मैं यूके से गई थी तो वो मेरा लीव टू रिमेन वैलिड था, एंड देन बैक होम मुझे नई एप्लीकेशन अप्लाई करने में सब कुछ करने में थोड़ा टाइम लगा, एंड देन नया वीजा लेके मैं 5 months के बाद वापस आ गई थी। और जो आपके लास्ट वीजे में और नए वीजे में गैप कितना था? अभी जो मेरा करंट वीजा है उसकी बात कर रहे हैं? नो आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 की, जब आप वापस गई थी तो वीजा खत्म होने के बाद कितनी बार वीजा अप्लाई किया था आपने? जी मैं 2016 फरवरी में गई थी, और 2016 जुलाई में वापस आ गई थी विद इन 5 months। ओके, वीजा आपने वहां से अप्लाई किया था एक्सटेंशन? जी 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 बैक होम से अप्लाई किया था। जी राइट। सवाल क्या आपका मैडम? जी तो सवाल ये था कि 10 साल अब मेरे जो पूरे हो रहे हैं फरवरी में, तो मैं एलिजिबल हूँ ILR के लिए? ठीक। लॉन्ग रेजिडेंसी बेसिस। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं बस यही, थैंक यू सो मच। और आपका वीजा कब खत्म हो रहा है मैडम? अभी जो मेरे पास करंट लीव टू रिमेन है ये नवंबर 2021 में खत्म होगा। और आप इस वक्त क्या स्टडी कर रही हैं? मेरा पीएचडी था जो कंप्लीट हो गया है। ओके, और अभी आपके पास टाइम है कि
आप फिनिश हो गया, राइट। पहली बात तो ये है कि जो आपका सवाल था, लेट मी क्लियर कि अनफॉर्चुनेटली अगर कोई बंदा यहाँ पे रह रहा है और वो वापस उस वीज़े के अंदर वापस चला जाए और अपने होम कंट्री से दोबारा वीज़ा लेके आता है, तो उसकी जो 3C है कॉन्टिन्यूसली लीगल स्टेटस इन द यूके वो ब्रेक हो जाता है। कुछ केसेस में मैंने एक्सपीरियंस हुआ है हमें कि कुछ लोगों ने अगर 14 डेज़ के अंदर अंदर वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर दिया, वापस आ गए तो कंसिडर हुआ है। या कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास वीज़ा था, वो वापस गए हैं और वहाँ जाके उन्हें और कैटेगरी में वीज़ा लेके यहाँ पे आ गए कि पहले वीज़े से पहले सेकंड और वीज़ा ले लिया, तो तब भी अगर आपने फ़ॉरेन से भी एक्सटेंशन लिए वीज़ा लिए तब भी एक्सेप्ट होता था, एज़ फार एज़ कि आपका जो गैप है इज़ नो मोर देन 28 डेज़। अब क्योंकि जो अक्टूबर 2014 में रेगुलेशन आए थे उसके मुताबिक ये कहते हैं कि अगर आपका गैप 14 डेज़ से ज़्यादा होगा, रिगार्डलेस आप विद इन यूके वीज़ा आपको ग्रांट हो या आपने फॉरेन से जाके लिया हो, तो फिर आपकी जो 3C है वो ब्रेक हो जाती है और फिर जो आपका 10 इयर्स लीगल स्टेटस है वो भी ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने 5 महीने अपने होम कंट्री में गुजारे, उसकी वजह से आपका जो 10 साल का जो है वो जो क्लेम बनता है वो नहीं क्लेम हो सकता। अब आपका जो लीगल स्टेटस स्टार्ट हुआ है या आपका टाइम जो क्लॉक स्टार्ट हुआ है वो जो आपने बोला जुलाई या 16 या 15 जो भी डेट बता रही हैं आप, जब नया वीज़ा लेके यूके में आई हैं तब से आपका लीगल स्टेटस काउंट होगा। अब आपको तो कंसिडर करना होगा कि अब कौन सी कैटेगरी के अंदर आप विद इन कंट्री या जाके नया वीज़ा लेके आ सकती हैं। लेकिन अगर आपका सवाल ये था कि मेरे 10 साल पूरे हो गए, 2005 में आई थी या 2010 में आई थी, 5 साल गुजारे, वापस चले गई, 5 महीने गुजारे, फिर वीज़ा लेके आ गई, तो क्या मैं 10 साल में फॉल करती हूँ? जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक अनफॉर्चुनेटली आप उसमें क्वालिफाइड नहीं करती, पर फिर भी मेरी ख्वाहिश ये होगी क्योंकि आपका ये काफ़ी वेरी सेंसिटिव आपका मैटर है, आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके किसी सेकंड ओपिनियन के लिए किसी वकील के पास चले जाएं, उनको दिखाएं, ताकि आपके लिए कोई ये ना हो कि इसी पे एडवाइस पे रिलाई करें, एक सेकंड ओपिनियन इस पे ले लें। पर मुझे जो लगता है कि अनफॉर्चुनेटली आपको 10 साल की कैटेगरी में फॉल नहीं करती। अब सेकंड सवाल आपका आता है कि क्या अगर मैं नहीं करती तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, ये आपके लिए कंसिडर करनी होंगी। इसलिए बेस्ट है कि आप किसी को फिज़िकली विज़िट करें किसी लॉ फर्म को और वहाँ से एडवाइस लें ताकि आपको कोई बेहतर आपके पास सोल्यूशन हो। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो, मुझे लगता है कि आप शायद टीवी देख रहे हैं, देखें प्लीज कंट्रोल। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं पूछना आपसे, अभी अभी लोड करते हैं, अप्लाई करने के टाइम अभी अपलोड करते हैं पेपर, तो उधर अभी जो खुला सुपरा वाला का वो बहुत फीस मांग रहा, वो इसमें जब बायोमेट्रिक का पैसा भी ले लिया उन लोगों ने, अभी फिर वो जाएगा तो अपलोड का मैंने पूछना है, अपलोड करने के बाद फिर क्या क्या लेके जाना उनके पास उधर है सुपरा के पास? ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। मेक श्योर करेंगे प्लीज़, थोड़ा टेक्निकल काम है, वो जो डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर रहे हैं डिपेंड करता है कौन सी आपकी एप्लीकेशंस है। अगर आप खुद आपको काफ़ी नॉलेज है तो फेयर इनफ, या किसी बंदे से पूछ लें जो इसको जानता हो, या किसी वकील को विजिट कर लें, किसी रिप्रेजेंटेटिव को मिल लें। ये ना हो कि आप एप्लीकेशन करें, मैं कोई ऐसी बात कर दूँ आप उस पर फॉलो कर लें। बट लॉ ये कहता है कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, फिर आप उनकी फ़ीस वगैरह पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और अपॉइंटमेंट से पहले अपने तमाम जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। अब कौन सी एप्लीकेशन आपकी ये आपको पता होगा, कौन से पेपर साल लगा रहे हैं ये डिपेंड करता है, वेरी करता है फॉर ईच एप्लीकेशन के लिए, या ईच कैटेगरी के लिए। कौन सी एप्लीकेशन कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट लाइकली देखिए, आप स्टूडेंट के अप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर स्पाउस वीज़ा है तो डिफरेंट हैं, अगर यूरोपियन डिपेंडेंट है तो डिफरेंट हैं। तो ये चेक कर लें कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन है और उसके कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर जब आप अपलोड करते हो तो फिर थर्ड आता है कि आपने अपॉइंटमेंट में अपना पासपोर्ट लेके जाना है या अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो मेक श्योर करें कि प्लीज़ अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी से लाजमी तौर पे दिखा लें, या आप एक सेकंड किसी वकील को मिल लें, किसी रिप्रेजेंटेटिव को मिल लें, या उस बंदे को मिल लें जिसको कम से कम पता हो, बेशक वो आपके लिए फ्री काम क्यों ना कर रहा हो।
आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाईजान, मैं अमीन बात कर रहा हूँ ग्लासगो से। जी अमीन साहब फरमाइए सर। सर मैं ना एक्चुअली कोई सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ी गुजारिशें हैं, अगर आप पूरी मेरी 2 मिनट के लिए बात सुन लें। अभी आज के प्रोग्राम में आपने 2-3 चीजें ऐसी कही हैं जो टोटली मेरे साथ हुई हैं, लेकिन जो आपने जवाब दिए हैं वो टोटल उनसे कॉन्ट्राडिक्ट है। जैसे कि अभी आज एक बंदे ने आपको फोन किया कि उसने कहा कि मैंने असाइलम किया था, रिफ्यूज हो गया, डिस्क्रिशनरी लीव मिली, आप मैं सफर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? आपने कहा नहीं कर सकता। सेम ऐसे ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि जो उन्होंने आपका क्लेम था वो तो माना नहीं, असाइलम का रिफ्यूज कर दिया। अब आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिली है, आपको फैमिली बेस पे, तो मैं तो हर साल ट्रेवल करता हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अभी एक बंदे ने फोन किया था आपको और उन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप के लिए 10 साल पुराना जो होना चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि 10 साल तक आप लीगल रहें। तो ये भी जरूरी नहीं है। पासपोर्ट उस वक्त भी आप यानी कि 1 साल बाद जब भी आपको यानी कि इंडेफिनिट के 1 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात, एक बंदे ने कहा कि पुर्तगाल के लिए उसने जाना है। वो बंदा बेचारा ये कह रहा था कि एक्चुअली उसने अपनी सिस्टर को बुलाना है। आपको पता है कि यूके का जो अडल्ट है उनका थ्रेशोल्ड काफी हाई है, और वो बेचारा ये कह रहा था कि 31 दिसंबर को जो डेडलाइन है उससे पहले वो मसलन अगर पुर्तगाल चले जाए तो वो अपने ईयू के जो राइट्स हैं वो इस्तेमाल कर लेगा, जो कि काफी मतलब इजी गोइंग है बनिस्बत यूके से। तो मैं प्लीज ये कहता हूँ कि आप माशाल्लाह हेल्प भी बहुत करते हैं, लेकिन सारे सवालों के जवाब आपके पास लाइव कॉल में नहीं होते। मैंने कभी भी जो बंदे लाइव प्रोग्राम करते हैं उनसे ये नहीं सुना कि भाई मैं ये नहीं सवाल का जवाब दे सकता। वो सारे सवालों का जवाब देते हैं और या देना चाहते हैं, चाहे वो रॉन्ग ही क्यों ना हो। तो प्लीज आप कम्युनिटी की हेल्प करते हैं तो प्लीज आप इस चीज को भी कंसीडर करें कि इन द राइट वे आप उनको डिसाइड करें। कंट्रोल इनकी कॉल कट नहीं करना, लाइव रखें को। ठीक, आपने शायद मेरे भाई जो हैं वो फ़ोन कट कर गए, कोई बात नहीं। पहली बात तो यह है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने कम से कम एक बात की है। मैं क्योंकि हम लोग ये वीनस टीवी ये कम्युनिटी लिए काम कर रहे हैं, जस्ट वॉलंटियर है, लेकिन चलो अब आपके 3 सवालों को हम एज ए नॉट आर्गूमेंट एज ए जनरल बात कर लेते हैं। आइडियली अगर कोई बंदा असाइलम का करता है तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करे, लेकिन अगर अल्लाह करे किसी का मसला ख़राब ना हो तो ठीक है, लेकिन ये अगर आपके साथ कुछ नहीं हुआ तो ये भी बात नहीं है कि किसी बंदे ने असाइलम लिया और वो वापस गया फिर उसको वहाँ पे एयरपोर्ट पे स्टॉप नहीं किया। कुछ लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ है। इसलिए हमारी ख्वाहिश होती है कि हम वो एडवाइस करें जो कम से कम अगर 90% नहीं मोर देन 100% कम से कम आपको प्रोटेक्ट करे। ये ना हो कि हमारी एडवाइस के ऊपर आप कोई एक्शन ले लें और बाद में बोलें कि यार आपने एडवाइस की थी, क्लेम तो नहीं होगा लेकिन कम से कम एक गिला बन जाएगा कि यार आपने कम से कम बता देते, मैं ये नहीं करता। मैंने एंड पे हमेशा एज ए डिस्क्लेमर कहता हूँ कि अगर कोई इंतहाई कोई मजबूरी है या वाकई रीज़न है तो यस, अदरवाइज़ एज ए सैर के लिए बिल्कुल या आम मिलने के लिए आप ना जाएँ। नंबर 2, यूरोपियन वाली बात जो है ना मेरे भाई, वो आपको तो सॉरी अब मैं लाइव हूँ क्योंकि आपकी सवाल का या आपके जवाब पे तो कोई असर नहीं पड़ना, लेकिन हमारे पे असर पड़ेगा कि वकील साहब ने कहा था। लॉ ये कहता है कि आपने एक कंट्री में ही बता सकते हो। यू कांट से कि मैं यूके में रह रहा हूँ, मैं यूरोप में जा रहा हूँ, सिस्टर को बुलाऊँगा वापस आ जाऊँगा। दिस इज़ नॉट अब मेरे ख्याल में अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि आपके साथ हमारा कोई आपने अच्छा किया कॉल किया, आर्गुमेंट बनता नहीं, लेकिन हमारी एडवाइस ये भी मैं बड़ा क्लियर हूँ, अभी भी आप इस पे स्टैंड करता हूँ कि आपको डिसीजन करना पड़ेगा कि क्या आपने यूके में रहना है कि क्या आपने यूरोप में सेटल होना है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक तरफ कहते हो कि मैं रहूँगा यूके में, मैं सिर्फ वहाँ जा रहा हूँ और महीने के लिए मैंने वहाँ पे जॉब करूँगा, सिस्टर को बुलाऊँगा, वापस आऊँगा, तो ये एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा इमिग्रेशन फ़ीस के लिए। यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूके में अपने फैमिली को बुलाने का जो थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी हाई है। अगर कोई लोग यूरोप में चले जाएं, वहाँ रहते हुए अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं तो बिल्कुल उनके पास राइट है।
अब फिर सवाल क्या आता है कि क्या 31 दिसंबर के बाद जो सुरेंद्र सिंह रूट है उस पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। अगर मुझसे सिर्फ तसल्ली मांगोगे, यस, जो अपने सारी बातें तीनों कहीं, बिल्कुल मैं सबको कहता हूँ भाई जाओ, साइलम क्लेम किया, वीज़ा मिलकर बिल्कुल पाकिस्तान चले जाओ। आप यूके में रहते हो, यूरोप में जाना है, बिल्कुल जाएं, यशी करें, फैमिली को बुलाएं, आप आ जाएं। लेकिन ये मेरी बात अनफॉर्चुनेटली फिर हमारे ख़िलाफ़ क्लेम हो जाएगी कि यार आपने वकील ने ये बताया था, मैंने इसको किया था। बट आपने मुझे बातें एडवाइस किया है, आपकी तीनों बातें हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्टफुल हैं, आप हमारे रिस्पेक्टफुल हैं, हमारे साथ आंखों पे आपकी बातें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कोशिश करते हैं, एटलीस्ट माई सेल्फ, कि इतनी की लिमिट के अंदर मैं प्ले करूं कि कोई ऐसी बात ना निकल जाए हमारे मुंह से कि कल को कोई बंदा उस पर रिलाई करते हुए एप्लीकेशन कर ले और उसका नुकसान कर दे। बट फिर भी अगर आपको कोई हर्ट हुआ है या आपको लगता है कोई रॉन्ग एडवाइस है, उसके साथ साथ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सेकंड ओपिनियन लाजमी ले लें। आपकी कॉल का, आपके मशवरे का शुक्रिया, इसको बिल्कुल पॉजिटिव मैंने लिया है। अब बिलीव कि आप हमारी बात को पॉजिटिव लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सर जी मैं 2008 में आया था, साइलम किया था। ठीक। तो इन्होंने मुझे साइलम नहीं दिया। कुछ अरसे के बाद फर्स्ट में यानी कि 13 में इन्होंने मुझे वो ना 2.5 साल की लीव दे दी। एक बच्ची हमारे साथ थी, पहले पाकिस्तान में पैदा हुई थी, 1 साल की थी। ठीक। फिर इधर 2 बच्चे पैदा हुए। 7 साल के बाद इंडेफिनेट कराना, ये तीसरी एक्सटेंशन ली हुई है, अभी चौथी लेनी है। ये एक तो ये पूछना है कि जब हम मियां बीवी को वो इंग्लिश वाला कोर्स करना पड़ेगा इंडेफिनेट के लिए। ठीक। और दूसरा ये जी, एक बच्चे जो इधर पैदा हुए हैं वो एक 10 साल का हो गया, उसका ब्रिटिश पासपोर्ट भी अप्लाई करना है, वो भी हो जाता है। ठीक है, वो भी बता लेना कि वो भी 10 साल के बाद उसके चांसेस हैं, अप्लाई करेंगे तो वो नेशनलिटी दे देंगे, क्योंकि इधर पैदा होकर 10 साल हो गए। और एक ये है कि इसमें ट्रैवल करने का तो हमें कोई आने जाने का इशू नहीं है ना, क्योंकि साइलम तो नहीं दिया उन्होंने। और दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान से कोई एक और डिफरेंट सवाल है कि मेरा भाई है, उसने मतलब बिजनेस के लिए जाना, कितनी रकम उसको अकाउंट में दरकार होनी चाहिए और कैसे मतलब बिजनेस के लिए। बस ये छोटे से 2 सवाल हैं। अब मैं फोन पे सुनूं या टीवी पे सुनूं? आप टीवी पे सुनें, टीवी पे सुनें जी। आपकी कॉल का शुक्रिया। अभी पहले भी एक दोस्त से ये थोड़ी सी एक पॉजिटिव डिस्कशन हो रही थी कि अगर कोई बंदा यहाँ पे असाइलम क्लेम करता है और उसको रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिलता, उसको अंडर द ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन वीज़ा मिल जाता है। अब ये देखें, यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़, आज थोड़ी सी तफसील में जाता हूँ। अब टेक्निकल इसमें पॉइंट क्या है कि क्या जब आपने एप्लीकेशन की थी उसी एप्लीकेशन को कंसिडर करते हुए या उसको आगे प्रोसेस करते कोर्ट में जाके होम ऑफिस ने इस बात पे आपको वीज़ा दिया है, डिस्कशन लीव, कि आपके यहाँ पे टाइम अच्छा गुजर गया था, असाइलम भी था, इस वजह से आपको डिस्कशन लीव मिली है? या कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि असाइलम क्लेम किया, उसको फिर छोड़ दिया, बच्चे 7 साल के हो गए, फिर 7 साल के ऊपर वीज़ा कर दिया, उनको डिस्कशन लीव मिल गई। या आपका केस क्लेम था, आपने उसको परसू नहीं किया, टाइम गुजरता गया, लॉन्ग टाइम हो गया, तब आपको डिस्कशन लीव मिली है। अब डिस्कशन लीव के भी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं कि कौन सी ग्राउंड्स के ऊपर आपको यहाँ पे डिस्कशन लीव मिली। एक आपकी कॉल से पहले एक दोस्त का सवाल ये था कि मेरे पास वीज़ा है, साइलम क्लेम किया, मैं क्या पाकिस्तान जाऊँ? उसको मैंने कहा था कि प्लीज़ आपके लिए आइडियल नहीं है। मैं अभी भी आपको भी कहूँगा, क्योंकि आपके पास डिस्कशन लीव मिली है, आपने 7 साल गुजार लिए, पहले साइलम क्लेम किया था, तो कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए जब तक आप कम से कम इंडेफिनिट ना हो जाए या आप सेटल ना हो जाएं। जब आपके पास सेटलमेंट होती है या इंडेफिनिट या ब्रिटिश पासपोर्ट होता है, फिर अगर आप ट्रैवल करते भी हो तो कम से कम किसी किस्म का फिर कोई रिस्क एलिमेंट नहीं होगा। ये मेरी गुजारिश थी, पहले दोस्त के लिए भी और आपके लिए भी। अब आपका सवाल ये आता है कि 10 साल पूरे करते हुए सेकंड कि आपने क्या करना है? ऑफ कोर्स आपको और आपकी मिसेस दोनों को इंडेफिनिट करने के लिए आपको लाइफ इन यूके एंड B1 पास करना होगा। 2 तरह के लोगों को इंडेफिनिट लाइफ इन यूके टेस्ट पास नहीं करना पड़ता द टाइम ऑफ द इंडेफिनिट। नंबर 1, जो लोग रिफ्यूजी स्टेटस पे होते हैं या जो यूरोपियन सेटलमेंट से अप्लाई करते थे। पर आपकी जो इंडेफिनिट है ऑन द बेस ऑफ 10 ईयर्स डिस्कशन लीव के ऊपर है, तो इसलिए आपको करना पड़ेगा।
अब थर्ड आपका सवाल था कि अगर आपका बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ और 10 साल पूरे कर लेगा, ऑफ कोर्स उसके पास राइट है, अगर बच्चा यहाँ पैदा हो और 10 साल पूरे कर ले तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा। या सेकंड ऑप्शन ये कि बच्चा यहाँ पैदा हुआ वो 10 साल का नहीं भी हुआ और आप वन ऑफ द पेरेंट्स गॉट इंडेफिनिट और नेशनलिटी, तो तब भी बच्चे के पास राइट है कि वो यहाँ पे सेटलमेंट में चल जाएगा, पासपोर्ट पे चला जाएगा। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन ये था कि आपके जो भाई हैं वो पाकिस्तान से किसी और कंट्री से यूके में आना चाह रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि उसकी किस कैटेगरी में वो इंटरेस्टेड हैं, क्या आप उसमें फॉल करते हैं कि नहीं करते। आपका आई थिंक सवाल रेलेवेंट है कि शायद क्या वो एंटरप्रेन्योर 2 लाख वाला, एंटरप्रेन्योर 200,000 वाला जो कैटेगरी थी वो स्टॉप हो गई। अभी इस वक्त जो काम चल रहा है या अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है वो इनोवेटर है या स्टार्टअप वीज़ा है। इन दोनों कैटेगरीज़ के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स की 50,000 है, बट जो इस पर जो क्रिटिकल या बड़ी जो इसको मैं लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ कि जो एक क्रिटिकल ये लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं, जो क्रिटिकल जो इसकी रिक्वायरमेंट है या बड़ी टफ़ रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो आपने बिज़नेस प्लान बनाना है, द बिज़नेस प्लान शुड बी अप्रूव्ड बाय द रेलेवेंट बॉडीज़। उसको 22 बॉडीज़ हैं प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे आपका बिज़नेस प्लान अप्रूव होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि देखें जो वकील है या जो एडवाइज़र होता है वो 2 तरह की एडवाइस करता है, एक बाय द बुक, एक बाय द प्रैक्टिकल। बाय द बुक ये है कि यस आपको 50,000 पाउंड आपके पास है, आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, बिज़नेस प्लान बनाया, यहाँ से आपने और अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब बाय प्रैक्टिकल ये है जो रिक्वायरमेंट इमिग्रेशन रूल्स की वो ये कहती है कि वो अप्रूव्ड होना चाहिए बाय द रेलेवेंट बॉडी से। अब मुझे बताएं प्रैक्टिकली कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो 50,000 में यूके में स्टार्ट हो रहा है इस वक्त। इसलिए हमने जितने भी कोई बिज़नेस प्लान बने हैं वो एटलीस्ट उसकी जो सेटअप कॉस्ट आ रही है वो 160, 170 प्लस 200 आ रही है। तो ये आपने देखना होगा कि क्या इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट को पूरी करते हुए जो प्रैक्टिकली आपने बिज़नेस प्लान बनाया है उसकी जो सेटअप कॉस्ट और जो रनिंग कॉस्ट आई है 3 साल की, क्या उसके रेलेवेंट या उसके इक्विवेलेंट आपके पास फ़ंड हैं। अगर तो है तो बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए। तो ये चीज़ जो लास्ट क्वेश्चन आंसर था आपके भाई के बारे में, ये आइडियली उसी वक्त पॉसिबल है जब आप तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स चीज़ें दिखाएं, किसे डिस्कस करें और जो बाकी चीज़ें मेरे ख्याल आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर मेरा क्वेश्चन नेशनलिटी के हवाले से गुड कैरेक्टर के ऊपर है। मेरा लाइसेंस जो है ना वो नीट एंड क्लीन है, लेकिन मेरे पास 5 पेनल्टी चार्जेस नोटिस हैं जिसमें से 3 2018, एक जो है वो 19 और एक 2020 में। क्या ये मेरी नेशनलिटी पे अफेक्ट होंगी? हाँ बिल्कुल। जो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट आपको ग्रांट में होता है ऑन द बेस ऑफ योर इमिग्रेशन रूल्स, जो कि अपने टाइम गुजारा या जिस बेस के अपने क्वालिफाइड करते थे और आपने वो टाइम पूरा कर लिया, आपको इंडेफिनिट मिल गया। अगर कोई पॉइंट लगे हों तो तब भी इंडेफिनिट मोस्ट लाइकली या 99% आपको ग्रांट हो जाता है अनटिल कोई सीरियस इशू ना हो। अब नेशनलिटी के लिए ये कहते हैं कि नेशनलिटी के वक्त आपका जो करैक्टर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीदर यू हैव एनी क्रिमिनल कन्विक्शंस नॉर एनी CCJ काउंटी कोर्ट जजमेंट नॉर एनी इवन द ट्रैफिक पेनल्टी पॉइंट्स। अब उनके लिए उन्होंने एक कैटेगरी बनाई हुई है, फेज़ बनाए हुए ब्रैकेट्स के। अगर आपका माइनर ऑफेंस है तो आपको 3 साल, 1 साल, अगर थोड़ा सा सीरियस है 3 साल, उसके बाद 5 साल तक आपकी नेशनलिटी के ऊपर बार लगा देते हैं। अब आप देख लेना जब आप क्वालिफाइड करते हुए उस वक्त अगर पॉइंट होते हैं 20 पॉइंट, तो ये नॉर्मली 1 ईयर से 3 ईयर्स की ब्रैकेट में आते हैं। आप चेक कर लेना या किसी से मशवरा कर लेना कि जिस वक्त आपकी नेशनलिटी क्वालिफाइड कर रहे हैं ये पॉइंट इस वक्त लगे थे तो तब आप क्वालिफाइड करते हो, वरना ये ना हो कि आप एप्लीकेशन करेंगे जो फ़ीस है वो आपकी ज़ाय हो जाएगी। बट नुकसान नहीं होता, वो कह देते हैं कि आपकी नेशनलिटी क्वालिफाइड नहीं करते ड्यू टू ABC रीज़न और आप अपने इस वक्त क्वालिफाइड करते हो, पर अनफॉर्चुनेटली आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होती। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, मेरा और आपका साथ जहाँ तक जिन दोस्तों ने आज जस्ट अगेन जिस दोस्त ने मुझसे कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, उनका अगेन जो मशवरा है बिल्कुल मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में कीप इन माइंड। लेकिन फिर भी हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी कोई एडवाइस करें, नंबर 1 तो लाइव प्रोग्राम होता है, फिर उसके बाद ये कि हमारे पास लिमिटेड टाइम और फिर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है बड़ी लिमिटेड होती है। बट अगेन
एज ए हम लॉ स्टूडेंट हूँ या पढ़ते रहते हैं हम लोग, और इसमें कोशिश करते हैं कि जितनी भी हम डिफेंसिव अपने को एडवाइस करें, डिफेंसिव नॉट ऑफेंसिव। ऑफेंसिव एक नुकसान होता है कि अगर हम आपको ज़्यादा कर दें तो उस पर फॉलो कर लें तो कोई नुकसान ना हो जाए, लेकिन अगर डिफेंसिव होगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हमेशा की तरह फिर भी कहेंगे कि कोशिश किया करें कि अगर आप 100% मेक श्योर कर लें कि आपको यकीन है काम ठीक है, अदरवाइज़ किसी न किसी से सेकंड ओपिनियन या फिज़िकली अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखा के वकील से मशवरा लाजमी कर लिया करें बिफोर यू मेक द एप्लीकेशन। और बाकी चीज़ें ये है, हम लोग जो भी पॉजिटिव हमें कोई फीडबैक मिलता है उनको हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों ने कॉल किया, शाह साबरी साहब ने, उनका शुक्रिया कॉल करने का। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट ट्यूसडे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह।